खामोश पति। मुझे याद है माँ कहती है बचपन में मैं बहुत ज़िद्दी थी। जिस चीज़ को लेने की ज़िद ठान लेती उसे लेकर ही रहती थी। हर रोज़ नई नई शैतानियाँ और हंसी मजाक करना मुझे अच्छा लगता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई अन्य लड़कियों की तरह मेरे स्वभाव में भी परिवर्तन होता गया। लेकिन एक बार फिर भी वैसी की वैसी रही, हंसना बोलना और मस्त रहना। माँ समझाती, रुचि अब तू बड़ी हो रही है, थोड़ा गंभीर रहना भी सीख। उम्र के हिसाब से परिपक्वता अच्छी लगती है। हर समय बोझिल वातावरण ओढ़े रखने से क्या फायदा। मैं कह रही हूँ। माँ समझाने की कोशिश करती तो मैं उनकी बात को बीच में ही काट कर अपना पक्ष रख देती। माँ, मुझे सीरियस लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पानी नहीं आया तो परेशान, काम वाली नहीं आई तो मुंह लटका लिया, किसी ने कुछ कह दिया तो मुंह फुला लिया। अरे भाई, कोई जहाज डूब गया क्या? ये सब बातें तो जीवन का एक हिस्सा है। माँ निरुत्तर हो जाती। इत्तेफाक से अभिनव भी ऐसे नहीं थे। उनसे मिलने के बाद माँ ने उनका परिचय मुझसे करवाया। लड़का बहुत सीधा साधा है, अच्छी नौकरी में भी है। इस रविवार को मैंने मीटिंग फिक्स कर दी है। घर में युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गईं। मम्मी पापा किसी भी कीमत पर ये रिश्ता हाथ से निकलने देना नहीं चाहते थे। सच पूछा जाए तो मैं भी मन ही मन खुश थी। एक दिन पहले पार्लर जाकर मैंने फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर करवा लिया। साड़ी भी पार्लर की ब्यूटिशियन ने ही पहना दी। घर आकर खुद को आईने में निहारा तो मैं खुद ही मुक्त हो गई। अभिनव जब आए तो उन्होंने बमुश्किल मुझसे एक दो वाक्य ही बात की। गंभीर और साथ हुआ व्यक्तित्व अभिनव को मुझ में क्या अच्छा लगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे उनकी शालीनता बेहद पसंद आई। अपनी हमउम्र सहेलियों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता था कि अनुभव मुझसे फोन पर बातें करेंगे, मुझसे मिलना चाहेंगे, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। सभी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। शायद अभिनव भी व्यस्त होंगे या ऑफिस का कोई जरूरी काम होगा। यही सोचकर मैं शांत रही। फिर शादी की शुभ घड़ी भी आ गई। दोनों पक्षों ने बड़ा उत्साह दिखाया और मैं अभिनव की पत्नी बनकर ससुराल आ गई। पहली रात के माधव क्षणों में बातों की जरूरत कहाँ होती है। मैं तन और मन से अभिनव के प्रति समर्पित हो गई। ससुराल में भी सभी का व्यवहार अपनत्व से भरा था। हैरानी तब हुई जब फेरे के लिए मैं मायके आई तो उन्होंने ना फोन पर मुझसे बात की, ना ही मेरे जल्दी लौटने की इच्छा जताई। मैंने फोन मिलाया तो भी उन्होंने सिर्फ हाँ हूँ में जवाब देकर अपनी तरफ से बात को वहीं समाप्त कर दिया। मैंने सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी के समय अभिनव मेरठ में पोस्टेड थे। मैंने भी अपना ट्रांसफर करवा लिया और मेरठ आ गई। वैवाहिक जीवन का पहला साल एक दूसरे को समझने की दृष्टि से पति पत्नी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मैं चाहकर भी अभिनव को नहीं समझ पा रही थी। हालांकि हम दोनों ही अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त थे। एक दूसरे के साथ बातचीत का समय बहुत ही कम मिलता था। फिर भी शाम को ऑफिस से लौटकर ही मैं अभिनव को सारी बातें जरूर बताया करती थी। हंस हंस कर रोचक प्रसंग भी बताया करती थी। अभिनव चुपचाप मेरी बात सुन तो लेते, लेकिन कभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ही नहीं करते थे। मैं अच्छा खाना बनाती या घर को सजाती, उनका चेहरा हमेशा भावहीन ही रहता था, एकदम तटस्थ, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बात में उनकी दिलचस्पी ही नहीं थी। उनका ये आचरण मुझे मायूस कर देता था। एक साल बाद नन्हा दर्शन मेरी गोद में आ गया। मैं घर और ऑफिस के साथ साथ दर्शन की देखभाल में व्यस्त हो गई। अभिनव दर्शन को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी कम बोलने की आदत अभी भी जस की तस थी। मैं बार बार उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती, कभी कभी उकसाती भी थी, लेकिन मेरी किसी भी बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। जैसे जैसे दर्शन बड़ा होता गया, परिवार का वातावरण शांत सा रहने लगा। ना हंसी, ना मजाक, ना कोई बातचीत। अभिनव चुपचाप बैठे कुछ पढ़ते रहते या ऑफिस का काम करते रहते। दर्शन को स्कूल भेजकर मैं भी अपना काम करती रहती। वैसे भी अभिनव को बात करना पसंद नहीं था, ना ही वो घूमने फिरने के शौकीन थे। उनके लिए ये चुप्पी एक सामान्य सी बात थी। पर ऐसी खामोशी और ठंड की जिंदगी से
मैं अब परेशान होने लगी थी। सबसे ज्यादा इस बात से डरती थी कि कहीं दर्शन भी अपने पिता की तरह ही खामोश न रहने लगे। बच्चों के व्यक्तित्व पर घर के वातावरण और परिवेश का असर पड़ता ही है। अभिनव की तो निभ गई। कहीं दर्शन की पत्नी को दर्शन का घर गुस्सू और गुमसुम बने रहने वाला स्वभाव नहीं भाया तो? पति पत्नी के बीच तो भावनाओं और संवादों का इतना बड़ा संसार होता है कि पता ही नहीं चलता उनके व्यक्तित्व कब एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। दिल के दूसरे कोने से पुरजोर आवाज उभरी, रुचि तू भी क्या सोचने लगी? दर्शन पर लिखकर अपने जीवन में व्यवस्थित तो हो जाए, फिर उसकी शादी और लाइफ पार्टनर की बात सोचना। लेकिन वहाँ भी कम बोलने वाले लोगों को पसंद नहीं किया जाता। इस जमाने में वो ही व्यक्ति सफल है जो अपनी भावनाओं को संवादों द्वारा व्यक्त करने की कला में पारंगत होता है। मेरा अंतर्मन मुझे अपनी ही बात पर अड़े रहने के लिए प्रेरित करता। परिवार के बीच पसरे सन्नाटे का दर्शन के कोमल हृदय पर बुरा असर पड़ने लगा था। एक दिन मुझे तेज बुखार हो गया। अभिनव ने दर्शन को स्कूल भेज दिया। फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। घर आकर दवा और पानी साइड स्टूल पर रखकर बोले, रुचि तुम दवा खाकर आराम करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बोले जरूरी काम है, मुझे जाना ही होगा। अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाकर अभिनव ऑफिस चले गए। मन दुखी हो गया। अपनी विवशता पर रोना भी आया। अपनी सहेलियों और परिचितों के कितने उदार मन मस्तिष्क पर उभरने लगे। जब पत्नी की बीमारी की हालत में उनके पति ऑफिस से छुट्टी लेकर उनकी हर समय देखभाल करते। सच, माथे पर पति का स्नेहिल स्पर्श और दो शब्द आत्मीयता के पत्नी को कितना सुकून और शांति दे जाते होंगे। कुछ दिन बाद शरीर से तो स्वस्थ हो गई, पर मन अभी भी ठीक नहीं हुआ था। इतने उबाऊ और भावहीन इंसान के साथ जीवन जीने का मतलब क्या है? मैंने मन में बार बार ये सवाल उठने लगा। धीरे धीरे मेरी नाराजगी चिढ़ और नफरत में बदलने लगी। मैंने हमेशा के लिए मायके जाने का निश्चय कर लिया। सोचा शायद अभिनव रोक लेंगे, लेकिन अभिनव कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप मुझे निहारते रहे। मैं आपे से बाहर हो गई। यह जाने का मेरा निश्चय और भी दृढ़ हो गया। रात काफी गहरा चुकी थी। सुबह जल्दी उठना था। मुझे दर्शन को भी उठाकर तैयार करना था। मन दुविधाग्रस्त भी था। अगर दर्शन चलने के लिए तैयार नहीं हुआ तो? बिहार में मुझे देखकर माँ तो थोड़ा बहुत संभाल लेंगी, लेकिन भाभियाँ? मन में एक तनाव था। एक और रिश्ता टूटने का डर तो था ही, दूसरी ओर परिवार बिखरने का दुख भी था। उधर अभिनव को इतने मन से चाहने के बाद भी जो मिला उससे मैं निराश थी, अपमानित भी थी। पूरी रात में करवटें बदलती रही, सोने का प्रयास कर रही थी। इतने में अपने माथे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ तो मैं चौंक कर उठ गई। अभिनव थे। मेरे सामने बैठकर बोले, रुचि मत जाओ। अगर तुम चली गई तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ रहकर भी अकेली हूँ अभिनव। मैं समझ रहा हूँ मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर क्या करूँ? कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पाता। अभिनव जोर जोर से रो पड़े। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। किसी ने कभी समझाया भी तो नहीं, ना ही कभी मार्गदर्शन ही किया। लेकिन वादा करता हूँ अब मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझ पर विश्वास करो रुचि। अभिनव के स्वर में अनुनय था, वाणी में मधुरता थी। ऐसा मत कहो अभिनव। हम दोनों बहुत देर तक रोते रहे। पता नहीं ये आंसू अतीत के कलुषित दिनों की कालिमा को धो रहे थे या भविष्य में आने वाले सुखद जीवन का सजीव चित्रांकन कर रहे थे। अगले दिन से मैं महसूस किया कि अभिनव खुद को बदलने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे। मैं संतुष्ट थी, लेकिन इतना जानती थी कि ऐसे परिवर्तन बहुत समय तक नहीं टिकते हैं। इंसान अपना मूल स्वभाव
कभी भी नहीं बदल सकता। एक दिन मैं अभिनव की अलमारी में रखी उनकी किताबें हटाकर डस्टिंग कर रही थी। अचानक मेरी नजर उनकी डायरी पर चली गई। जिज्ञासावश मैंने डायरी के पन्ने पलटे तो हतप्रत रह गई। इतना अच्छा लिखते हैं अनुभव, इतने श्रेष्ठ विचार, इतनी ऊंची सोच। पति के जिस प्यार की अभिव्यक्ति की मैं आज तक कल्पना कर रही थी, अनजाने अनकहे ही वो कब से अपनी डायरी के हर पन्ने पर अंकित करते जा रहे थे। हर पंक्ति में उनका प्यार झलक रहा था। इतने मूक व्यक्ति की लेखनी इतनी जादुई कैसे हो सकती है? खुशी से मेरी आंखें झलक आईं। यदि अभिनव को छोड़कर चली जाती तो अनर्थ हो जाता। 3 वर्ष का समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। इस बीच अभिनव ने खुद को थोड़ा बदल लिया है और मैंने अपनी सोच को। हम दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। शायद दाम्पत्य का यही मूल मंत्र भी है। लेकिन एक काम मैं जरूर करती हूँ, अभिनव से छिपकर उनकी डायरी जरूर पढ़ती हूँ, जो मुझे आत्मविभोर कर देती है।